हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो हमने पुष्प की संरचना के बारे में बात की। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के नर जनन भाग पुंकेसर। पुंकेसर का एक भाग होता है परागकोश। आज हम परागकोश के अनप्रस्थ काट का वर्णन करने वाले हैं। तो परागकोश के अनप्रस्थ काट का वर्णन करने से पहले हम 2 मिनट पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे, जो कल की वीडियो लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पुष्प की संरचना, यानी पुष्प के विभिन्न अंगों को पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक भाग बनाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, इसका काम क्या होता है? ये किसी पुष्प के लिए, देखो हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम फ्लोवर के लिए क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फ्लोवर हमारा क्या होता है? नर जनन, यानी कि लैंगिक जनन भाग होता है पुष्प। तो पुतंतु का क्या काम होता है? पुष्प वृंत का क्या काम होता है? यह पुष्प के लिए किसी पेड़ से जोड़ने का काम करता है। कौन? पुष्प वृंत। इसके बाद ऊपर आपका भाग आता है पुष्पासन। पुष्पासन क्या काम करता है? पुष्पासन पर फूल के सभी भाग, यानी कि पुष्प के सभी भाग कहाँ पर रेस्ट करते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन के बाद आता है आपका बाह्य दल। देखो जब हम एक कली को आप पढ़ेंगे तो इसे बोलेंगे बाह्य दल, और सबको मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक की बात करेंगे तो इसको बोल देंगे बाह्य दल। बाह्य दल। लेकिन जब ये सभी ग्रुप यानी कि सभी बाह्य दलों की बात करेंगे तो ये हमारा बन जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। यहाँ हम एक पुष्प की संरचना प्रैक्टिकली पुष्प के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये हमारा क्या पाया जाता है? इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। ये क्या करता है? किसी फूल के लिए पेड़ से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बाह्य दल, यानी कि जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है, इसको क्या एक को बोलेंगे हम बाह्य दल, लेकिन जब सभी के लिए मिलकर क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। इसका काम क्या होता है? ये देखो किस कलर का होता है? ये हमारा हरे कलर का होता है। हरे। अभी हरे रंग के पेड़ में क्या काम होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पुष्प के लिए क्या करता है? पोषण या न्यूट्रिशन का प्रदान करता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? पुष्प के अंदर, यानी कि बाह्य दल पुंज भाग में प्रकाश संश्लेषण। तो ये बाह्य दल या बाह्य दल पुंज क्या करता है? हरे रंग का होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पुष्प के लिए पोषण का कार्य करता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट भाग आता है दल। एक के लिए क्या बोलते हैं हम? दल। और इन सभी के लिए हम, यानी कि इनका जो ग्रुप बनता है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? यानी कि जो ग्रुप होता है, इसका समूह होता है दलों का, वो क्या कहलाएगा? दलपुंज। दल पुंज। जैसे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो आपका रेड कलर का भाग है, इसको क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे दल, और ये सभी मिलके क्या बनाएंगे? दलपुंज। तो ये कैसे होते हैं? ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो इनका क्या काम होता है? ये क्या करते हैं? कीड़ों, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और ये कीड़े क्या करते हैं? परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। परागण क्या होता है? इसका जो नर जनन भाग होता है परागण, और उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके कारण ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। इनके पास एक अपनी स्मेल होती है, जिससे कीटों को आकर्षित करते हैं, कलर के माध्यम से भी आकर्षित करते हैं। तो ये जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये हमारे नर जनन भाग के कैसे सहायक भाग है, कैसे सहायक पार्ट है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। इसके बाद हमारा आता है देखो इसमें क्या हो, इसको हम बोलते हैं दल, सॉरी, इसको बोलते हैं पुंकेसर भाग। क्या बोलेंगे? पुंकेसर भाग। पुंकेसर। लेकिन जब एक को तो हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और सभी के लिए क्या बोलते हैं? पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग, एंड्रोसियम, पुमंग कहलाता है। ठीक है। और ये कैसा होता है? पुष्प का नर जनन भाग होता है। नर जनन भाग। और ये किससे मिलके बना होता है? ये हमारा परागकोश, पुतंतु और योजी, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है इसे हम योजी पार्ट बोलते हैं। तो ये पुमंग या फिर पुंकेसर किससे मिलके बना होता है? परागकोश। ये हमारा परागकोश होता है, जिसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परागकोश के बारे में वर्णन करने वाले हैं। इसके बीच में एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं स्त्रीकेसर। क्या? स्त्रीकेसर। ये हमारा कैसा होता है? मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग होता है। ठीक है। और इसका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? जायन कहलाता है। जाइनोसियम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको
जाइनोसियम। ये कैसा भाग होता है? मादा जनन भाग होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है? ऊपर इसके वर्तिकाग्र बोलते हैं, फिर वर्तिका आता है, फिर इसके बीच में आता है अंडाशय, यहाँ पे हमारा बीजांड या बीज का निर्माण होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, जो पुष्प की संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम वीडियो बाई इसके हम सभी भागों को वर्णन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश। और आज हम परागकोश के अनुप्रस्थ काट का वर्णन करने वाले हैं, जो हमारे पेपरों में क्या होता है 1 या 2 नंबर में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। हम बात करने वाले परागकोश के अनुप्रस्थ काट का वर्णन। तो परागकोश कहाँ पाया जाता है? जो हमारा एक भाग होता है पुंकेसर, इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर कैसा भाग है? इसका पुष्प का नर जनन भाग है। और पुंकेसर किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो आपका होता है पुतंतु फिलामेंट, जो क्या करता है? पुष्प से जोड़ने का काम करता है। एक आपका होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं, जिसी का वर्णन करेंगे, परागकोश। और यहाँ पे एक संरचना होती है योजी, जो यहाँ पे इसके जोड़ने का काम करता है। और इस योजी भाग में क्या होता है? संवहन ऊतक पाया जाता है, वास्कुलर टिश्यू, जो क्या करते हैं? इसको पोषण का काम करते हैं, संवहन ऊतक, यानी कि वास्कुलर टिश्यू। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अनुप्रस्थ काट का वर्णन करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? बीच से काट देंगे। देखो जब बीच से काटते हैं तो ये कैसे दिखेगा? पहले तो देखो इसको थोड़ा थोड़ा 3D टाइप चित्र बनाते हैं। ये हमारा क्या है? परागकोश। इसको हम क्या बोलेंगे? पुतंतु। ये हमारा क्या है? परागकोश। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर, परागकोश। जब हम इसको बीच से काटेंगे तो हमें कैसे दिखने वाला है, इसी की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर बड़ा बनाएंगे। यानी हमने क्या किया? इसको बीच से काट दिया। अब देखो ये हमारा क्या है? परागकोश है, परागकोश। ये हमारा पुतंतु यानी फिलामेंट। और यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो योजी यानी संवहन ऊतक कहाँ पर जाते हैं? इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। या क्या है? संवहन ऊतक, जो क्या करते हैं? इसको पोषण का कार्य करते हैं। तो हमने क्या किया? किसी परागकोश के लिए बीच से हमने काट दिया। इसको देखो एक फूल के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो पीला पीला भाग है, ये क्या कहलाता है? जब हम इसको एक तोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एक के लिए क्या बोलते हैं हम? एक के लिए बोलते हैं पुंकेसर। और ये सभी पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग, यानी कि इसका नर जनन भाग बनाते हैं। तो हमने क्या किया? देखो ये तो काफ़ी छोटा होता है, ऐसे तो नहीं दिखा। तो ये एक को हमने जब बीच से काट के देखते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इसकी संरचना प्राप्त होती है। तो एक परागकोश में, यानी कि क्या होता है? एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? देखो एक पाली ये हो गई और एक पाली ये अलग हो गई। और ये पालियां किससे अलग होती हैं? यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज के साथ अलग होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं। देखो फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। अब एक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 कोष्ठक। एक कोष्ठक ये हो गया, एक कोष्ठक ये हो गया, और दूसरी पाली दो फर्स्ट पाली हो गई और सेकंड पाली हो गई। तो फर्स्ट कोष्ठक और सेकंड, एक पाली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2 कोष्ठक। एक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। अब एक पाली में कितने? 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो एक परागकोश में कितने कोष्ठक पाए जाएंगे? 4 कोष्ठक। इसलिए एक परागकोश कितने कोष्ठ की होते हैं? चतुर्थ कोष्ठ की होती है। अतः एक परागकोश चतुष्कोष्ठ की होता है। यानी यहाँ पे कितनी पालियाँ हैं? 2 पालियाँ हैं। यहाँ पे 2 पालियाँ
और दो कितने कोष्ठक कितने हैं? 4 चैम्बर। कोष्ठक के लिए क्या बोलते हैं? चैम्बर। अब जो यहाँ पे जो देखो कोष्ठक दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो कोष्ठक होते हैं, इन कोष्ठक के अंदर क्या पाया जाता है? सॉरी, तो इन कोष्ठक के अंदर पाए जाते हैं आपके क्या? परागकण, जो हमारा क्या होता है? नर जनन भाग होता है। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा नर जनन भाग हो गया। तो जो मेल गेमेट होता है, यानी कि नर जननांग जो बन के आता है लास्ट में, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, जो क्या आता है? परागकण। तो यहाँ पे जो परागकण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम इनके बीच के जो यहाँ पे 4 कोष्ठक है, तो 1 2 3 4, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। इनको हम बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये 4 चैम्बर यानी कि ये क्या है? 4 रूम की तरह काम करते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी पाए, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। और इनमें क्या हो? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो हमारे परागकण बनते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा एक चित्र बनाते हैं, इसको थोड़ा अलग से। ठीक है, अब ये हमारे क्या हो गए? लघु बीजाणुधानियाँ होंगी। क्या हो गई? ये लघु बीजाणुधानियाँ। अब लघु बीजाणुधानी के ऊपर 4 परतें पाई जाती हैं। इन परतों को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है कि कितनी परतें पाई जाती हैं। यहाँ भी हम दिखा सकते हैं। एक परत ये हो गई। जो सबसे पहली परत होती है वो क्या कहलाती है? देखो, इसको हम बोलेंगे बाह्य परत। बाह्य परत, एपिडर्मिस। इसके बाद एक सेकंड परत आती है, इसको बोलते हैं अंतः परत। कौन सी परत? अंतः परत। इसके बाद एक और परत आती है, इसको हम बोलते हैं मध्य परत। मध्य परत। और इसके अब देखो इन 3 परतों ने क्या इसको पूरे भाग के लिए कवर कर रखा था। अब एक परत आती है हमारी टेपिटम नाम से। किस नाम से? टेपिटम नाम से, जो एक लघु बीजाणुधानी को क्या करती है? घेर के रखती है। और ये टेपिटम नाम की परत क्या करती है? इनको पोषण का प्रदान करती है। जैसे यहाँ पे जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये तो हमारी क्या होगी? फर्स्ट परत, सेकंड, और ये हमारी थर्ड। अब एक अलग से परत पाई जाती है। ये हमारी 3 परतें क्या होती हैं? एक ये परत हो गई, एक ये परत हो गई आपकी, इसको हम बोलते हैं टेपिटम। और ये हमारे क्या होता है? अलग होता है समवयन ऊतक के द्वारा। तो इसमें जो 4 परतें पाई जाती हैं, उन परतों को क्या बोलते हैं? तो बाहर से अंदर जाने के क्रम में वो हमारी परतें पाई जाती हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य परत। बाह्य परत के बाद आती है अंतःस्थितियम परत। अंतःस्थितियम परत। इसके बाद आती है आपकी मध्य परत। इसके बाद आता है आपका लास्ट परत। क्या होता है? जो एक लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कवर्ड होती है, इसको बोलते हैं टेपिटम। अब इसमें जो 3 परतें होती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत और मध्य परत, ये क्या करती है? सुरक्षा का काम करती है। किसी यानी लघु बीजाणुधानी को क्या करती है? बाह्य मतलब एटमॉस्फेयर से क्या करती है? सुरक्षा का काम करती है। लेकिन जो एक टेपिटम नाम की परत होती है, ये क्या करती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछी जाती है, ये हमारे पुष्प के लिए पोषण का कार्य करती है। तो यानी कि टेपिटम क्या करती है? यहाँ पे पोषण का काम करती है और बाह्य परत का भी निर्माण करती है। टेपिटम क्या करती है? बाह्य परत का निर्माण करती है और पोषण प्रदान करती है। और बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत और मध्य परत क्या करती है? सुरक्षा आवरण का कार्य करती है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हमारा पराकोष्ठ के अनुप्रस्थ काट का वर्णन किस तरीके से हमें करना होता है। सबसे पहले देखो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? एक पराकोष होता है। जब हम पराकोष को अनुप्रस्थ काट में मतलब 2 क्रॉस सेक्शन में बांटते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पराकोष में 2 पालियां दिखाई देती हैं। कितनी? 2 पालियां, एक पाली 2 पाली। और एक पाली में हमारे 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो एक पराकोष में हमारे 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इन्हीं कोष्ठक को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम जब यहाँ पे जब परतों को देखते हैं तो एक क्या होता है? एक लघु बीजाणुधानी के चारों ओर 4 परतें पाई जाती हैं, यानी कि जिनके हम बाहर से अंदर जाने के क्रम में हम जब देखते हैं तो बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत और मध्य परत, और एक टेपिटम नाम की परत पाई जाती है। जो टेपिटम क्या करती है? इस पुष्प के लिए भोजन पोषण का कार्य करती है और जो हमारी बकाया 3 परतें होती है वो हमें सुरक्षा आवरण का भी कार्य करती हैं।
तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो पराकोष के अंतप्रस्थ काट का वर्णन आप पेपरों में इस तरीके से पूरी डिटेल में लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे।